नमस्कार, आज है तारीख 17 अक्टूबर, दिन बृहस्पतिवार। ये BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। गजा में गहरा रहे मानवीय संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हुई आपात बैठक। अमेरिका ने कहा, इसराइल पर रखेंगे नजर। Food and supplies must be surged into Gaza immediately, and there must be humanitarian pauses across Gaza. भारत कनाडा संबंधों में फिर बड़ी तनातनी। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा, भारत ने की भयानक गलती, तो भारत ने आरोप को ठहराया बेबुनियाद। G20 के दौरान से अब तक मैंने कहा, जो हम लोग अपने प्रेस वक्तव्य में भी कहा है कि कनाडा जो है हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाता आ रहा है, लेकिन आज तक किसी प्रकार का एक खर भी जो कहते हैं वो उस प्रकार का कोई सबूत आज तक उन्होंने नहीं दिया है। बिहार के सिवान और सारण में जहरीली शराब से 24 लोगों की मौत, कई अस्पताल में। आप लोग अवगत हैं कि काफ़ी संख्या में गिरफ्तारी भी हुई है। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज का भी पता लगा लिया गया है। नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिकता को लेकर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। समझेंगे ये फैसला क्या है और क्यों है अहम। होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल जानते हैं सुमिरन से। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के नेताओं से सैन्य साधनों और कूटनीति के माध्यम से रूस को युद्ध समाप्त करने के लिए मजबूर करने की उनकी योजना को स्वीकार करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और उसके सहयोगियों को रूस पर दबाव बनाना जरूरी है। ज़ेलेंस्की की योजना में फास्ट ट्रैक नेटो सदस्यता और लंबी दूरी के हथियारों का उपयोग करने की अनुमति शामिल है। यूरोपीय संघ के नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर योजना लागू हुई तो अगले साल तक युद्ध समाप्त हो सकता है। We need to strengthen now. The victory plan is designed for this moment. वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, हमें अब मजबूत होने की जरूरत है। विक्ट्री प्लान इसी क्षण के लिए बनाई गई है और मैं आप सभी से इसे पूरा करने में मदद करने का आग्रह करता हूँ। यदि हम अभी शुरुआत करते हैं और विक्ट्री प्लान का पालन करते हैं तो हम इस युद्ध को अगले साल से पहले समाप्त कर सकते हैं। मैंने हमारी संसद, हमारे लोगों के सामने योजना प्रस्तुत की और मुझे उनका समर्थन मिला है। मुझे लगता है कि हम में एकता होनी चाहिए। इस योजना का लक्ष्य है यूक्रेन और हमारे पूरे समुदाय को मजबूत करना। नेटो के नए प्रमुख मार्क रट ने निश्चित टाइमलाइन बताए बिना नेटो गठबंधन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। In the future, NATO will have as a 32 or 34th member, we will have... नेटो के प्रमुख मार्क रट कह रहे हैं, भविष्य में नेटो में नया सदस्य यूक्रेन होगा। हमने अमेरिका में यही निर्णय लिया है। हो सकता है कि कोई और देश इससे पहले सदस्य बन जाए, लेकिन यूक्रेन सदस्य जरूर बनेगा। बांग्लादेश की एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। शेख हसीना पर जुलाई-अगस्त के दौरान देश में हुए अपराधों में शामिल होने का आरोप है। 2 अलग-अलग याचिकाओं के संदर्भ में शेख हसीना और उबैदुल कादर समेत कुल 46 लोगों के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल के गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। उन्हें 18 नवंबर से पहले ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है। बहराइच हिंसा के मामले में यूपी पुलिस ने कहा है कि 2 अभियुक्तों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक ये दोनों घायल हैं और फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहराइच के एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि अब तक 5 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इनमें से 2 अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को खोजने गई थी, जो नेपाल बॉर्डर के पास नामपारा क्षेत्र में छिपाकर रखा गया था। उन्होंने कहा कि वहां पर पुलिस जब गई तो जिस हथियार से हमला किया गया था उसे वहां लोडेड हालात में रखा गया था। उसके साथ एक और अवैध हथियार इन लोगों ने वहां छिपाया हुआ था। इनसे पुलिस पर उन्होंने फायरिंग की। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी और वो घायल हो गए। इनका उपचार पुलिस द्वारा कराया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन के नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत अब यात्री 120 दिन के बजाय 60 दिन पहले रिजर्वेशन करा सकेंगे। नए नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे। 31 अक्टूबर तक बुक की गई सभी टिकटों पर नए नियमों का असर नहीं होगा। हालांकि 60 दिनों के बाद की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति होगी। और नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हरियाणा के राज्यपाल ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे।
आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इसराइल गजा युद्ध की खबर से। बीते कल हमने बताया था कि अमेरिका ने एक तरह से इसराइल को चेतावनी दी है कि 30 दिन के भीतर उत्तरी गजा में जो लोग हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाए, उनकी पहुंच राहत सामग्री तक बढ़ाए, और नहीं तो उसे मिल रही जो सैन्य सहायता है उस पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं गजा में गहरा रहे मानवीय संकट को लेकर बीते कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक आपात बैठक हुई। लेकिन मानसी, अभी जो एक खबर मिल रही है वो चर्चा में है। खबर के अनुसार इस्राएली सेना का कहना है कि उसने गजा में एक हमले में कुछ लोगों को मारा है और इनमें से एक हमास के नेता याह्या सिनवर हो सकते हैं। हालांकि इस्राएली सेना ने कहा है कि वो फिलहाल इसकी पुष्टि करने की कोशिश कर रही है और सेना ने अपने बयान में कहा है कि इस समय मारे गए लोगों की पहचान की पुष्टि नहीं हो सकी है फिलहाल, अभी तक जो न्यूज़ है, अपडेट है जी। और इस्राएली सेना ने अभी तक ये भी नहीं बताया है कि ये हमला जो है जिसकी बात हो रही है, हमला कब किया गया था। और याह्या सिनवार की बात करें तो 7 अक्टूबर को इसराइल पर जो हमला हुआ था उसकी मुख्य साजिश रचने वाले याह्या सिनवार को ही माना जाता है। और इस हमले में करीब 1200 नागरिक मारे गए थे और 250 से अधिक लोगों को हमास के लड़ाके बंधक बनाकर ले गए थे। और अब चर्चा करते हैं संयुक्त राष्ट्र में जो आपात बैठक हुई उसकी, लेकिन उससे भी पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो है उस पर भी बात होनी ज़रूरी है। गजा के खान यूनिस में रहने वाले करम सफ़ी की आवाज़ आपको सुनवाते हैं। खान यूनिस गजा के दक्षिण की तरफ है और बीते महीनों में इस्राएली हमलों का निशाना ये शहर बना है। बुधवार को जब यहाँ लोगों को राहत सामग्री बांटी गई, और राहत सामग्री क्या थी? दाल का सूप जी, वो बांटा गया। तो उसमें करम सफ़ी उन लोगों में थे जो ये सामान बांट रहे थे। उन्होंने कहा कि गजा में खाने के सामान की गंभीर कमी है। बतवक्का कारिसा कबीरा जिद्दन, कारिसा कबीरा जिद्दन, यानी मिन नौअ खास। करम सफ़ी कह रहे हैं, मुझे आशंका है कि एक बहुत बड़ी तबाही मुंह बाए खड़ी है। मेरा मतलब है खास तरह की तबाही, क्योंकि अधिकांश लोग, बच्चे और बड़े भूख के कारण मर सकते हैं। इसराइल ये काम जानबूझकर कर रहा है। उन्होंने गजा को घेर रखा है ताकि किसी न किसी तरह से यहाँ के लोगों को ख़त्म किया जा सके, हमलों से नहीं बल्कि भुखमरी से। उनका इरादा फ़िलिस्तीनी लोगों को ख़त्म करना है। तो आपने सुना कि करम सफ़ी गजा के हालात के बारे में बता रहे हैं। मानसी, इसराइल गजा युद्ध को लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और शुरुआत से ही गजा में राहत सामग्री पहुंचाने को लेकर चर्चा होती रही है। उत्तरी गजा में इसराइल के हमले जारी हैं। बीबीसी संवाददाता योलान नेल ने स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों के हवाले से जानकारी दी है कि यहाँ एक हवाई हमले में कम से कम 22 लोगों की मौत हुई है। इसराइली सेना का कहना है कि उन्होंने जबालिया में हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों को निशाना बनाकर हमला किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कहना है सुमिरन के युद्ध के कारण लाखों लोग जो हैं गजा में फंसे हुए हैं, उनके लिए स्थिति बेहद मुश्किल हो रही है। बीते कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो बैठक थी वो इसी मुद्दे पर थी और इस बैठक के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और अल्जीरिया ने गुजारिश की थी। संयुक्त राष्ट्र के लिए ब्रितानी दूत बारबरा वुडवर्ड ने बैठक में कहा, We expect October to see the least aid enter Gaza. बारबरा वुडवर्ड कह रही हैं, हमें आशंका है कि इस युद्ध के शुरू होने के बाद से इस साल अक्टूबर में सबसे कम मात्रा में राहत सामग्री गजा पहुंचेगी। ये सितंबर के महीने से भी कम होगा। सर्दियां शुरू होने वाली हैं और गजा में रहने वाले लोग इस संघर्ष के बीच यहाँ दूसरे साल सर्दियां गुजारेंगे। अब उसके पास पहले से भी कम संसाधन है। ये बिल्कुल अनुचित है। इसराइल को पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि गजा में हर जगह तक लोगों तक राहत सामग्री पहुंचे। अल्जीरिया की जो प्रतिनिधि हैं अमर बिनियामा, उन्होंने भी इसराइल पर जानबूझकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। How is it possible that we can vaccinate these children? इसराइल माफ कीजिएगा, अल्जीरिया के प्रतिनिधि ने कहा, ये कैसे संभव है कि हम यहाँ बच्चों को टीका तो लगाएं लेकिन उन तक अनाज न पहुँचने दें। ये कैसे संभव है कि हम टीका लगाने वाले ट्रकों का आना सुनिश्चित करें और ज़रूरी खाना लेकर आने वाले ट्रकों की बात ना करें। इसका अर्थ यही निकलता है कि ये कोलेटरल डैमेज यानी क्षति जानबूझकर की जा रही है। ये फ़िलिस्तीनी लोगों को ख़त्म करने की इसराइल की सोची समझी नीति, पॉलिसी ऑफ स्टारवेशन का हिस्सा है। आपने गौर किया सुमिरन, अल्जीरिया के प्रतिनिधि ने इसराइल पर जो आरोप लगाया उसमें उन्होंने पॉलिसी ऑफ स्टारवेशन यानी भूख से लोगों को मारने की नीति अपनाने का आरोप लगाया और संयुक्त राष्ट्र में जो चर्चा हुई वो इसी के इर्द गिर्द हुई। इस मुद्दे पर अमेरिका सामने आया है और उसने कहा है कि इसराइल को चेतावनी देने के बाद अमेरिका ने अब कहा है कि वो इसराइल पर नज़र रख रहा है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वो उत्तरी गजा में
पॉलिसी ऑफ स्टारवेशन ना अपनाए। बैठक में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा, Food and supplies must be surged into Gaza immediately. लिंडा थॉमस कह रही हैं गजा में लोगों तक तुरंत खाद्य पदार्थ और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई जाने की जरूरत है। पूरे गजा में मानवीय आधार पर युद्ध विराम करने की भी जरूरत है ताकि बच्चों का टीकाकरण किया जा सके और राहत सामग्री का वितरण किया जा सके। जैसे कहा जा रहा है, अगर उत्तरी गजा में भुखमरी की नीति अपनाई गई तो ये बेहद डरावना होगा और उसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तरह की नीति अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन होगी। इस्राएली सरकार ने कहा है कि ये उनकी नीति नहीं है। उन्होंने कहा है कि खाना और दूसरी जरूरी राहत सामग्री का पहुंचाना रोका नहीं जाएगा। हम इस पर नजर रख रहे हैं कि इस्राएल जो कह रहा है जमीनी स्तर पर वो वही कर रहा है, उससे अलग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ये थे लिंडा थॉमस के शब्द। यानी सोवियन अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में ये कहा कि वो ये सुनिश्चित करेगा कि इसराइल की कथनी और करनी में फर्क न हो। लेकिन उत्तरी गजा में इसराइल के हमले एक बार फिर बढ़ने से मानवीय संकट को लेकर चिंता बढ़ गई है और इसका एक सबूत जो बैठक हुई है, आपात बैठक, वो भी है। और अमेरिका ने इसराइल को जो चेतावनी दी है, इसे लेकर यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने भी चिंता जताई है। ब्रसेल्स में नेटो की जो बैठक हुई है, जैसा कि आपने खबरों में जिक्र किया, जोसेफ बोरेल उसी के लिए पहुंचे थे और इस दौरान संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर गजा में इसी गति से काम चलता रहा तो मौतों का आंकड़ा नहीं थमेगा। और अमेरिका की चेतावनी के बाद इसराइल ने कहा है कि बुधवार को राहत सामग्री से लदे 50 ट्रक उत्तरी गजा पहुंचे हैं। लेकिन मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले नॉर्वेजियन रेफ्यूजी काउंसिल की प्रवक्ता शाइना लो का कहना है कि लोगों तक बहुत कम मदद पहुंच पा रही है। We've seen in the last couple of days some trucks going in, I believe on Tuesday. शाइना लो कह रही हैं, बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि कुछ ट्रक गजा पहुंचे हैं। मेरा मानना है कि मंगलवार को करीब 30 ट्रक गजा पहुंचे। बुधवार को इसराइल ने कहा कि उन्होंने 50 ट्रकों को सीमा पार करने की इजाजत दी है। ये साफ है कि वो राहत सामग्री से भरे ट्रकों को गजा पहुंचा सकते हैं और ये सामान वहां के जरूरतमंद लोगों तक दे सकते हैं। लेकिन सीमा नाकों पर इसराइल का नियंत्रण है। वो कुछ राहत सामग्री लोगों तक नहीं पहुंचाने दे रहे और इस तरह उत्तरी गजा के लोगों को यहां से निकलने के लिए बाध्य कर रहा है। तो उनके मुताबिक कहीं ना कहीं इसराइल उस तरह की मदद नहीं दे रहा है जैसे वो कह रहा है। इसराइल पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो राहत सामग्री गजा में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहा है, लेकिन इसराइल इन आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसराइल के दूत पहुंचे थे, डैनी डेनन। उन्होंने इन आरोप से इनकार किया और कहा कि इसराइल राहत सामग्री से भरे ट्रकों को गजा में ले जाने दे रहा है। Israel has flooded Gaza with as much aid as possible. उन्होंने कहा कि इसराइल ने गजा में जरूरत के हिसाब से राहत सामग्री पहुंचाई है। राहत सामग्री से लदे ट्रक सीमा पार कर गजा आ रहे हैं और इसके लिए हम अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के शुक्रगुजार हैं। राहत सामग्री लिए सैकड़ों ट्रक लोगों में सामान बांटने के इंतजार में खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई ट्रकों को हमास के लड़ाके हाईजैक कर रहे हैं। इस बैठक में असल मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। गजा में असल मुद्दा राहत सामग्री की कमी नहीं है। देखा जाए तो वहां लोगों तक सामान पहुंच रहा है और युद्ध की शुरुआत से अब तक 10 लाख टन से अधिक सामान बांटा जा चुका है। हालांकि सुमिनन डेनन ने कहा कि चुनौतियां अभी भी हैं। मानवीय मदद पहुंचाने में इसराइल नाकाम नहीं रहा है, लेकिन जो सामान पहुंच रहा है उसको हमास के लड़ाके हाईजैक करते हैं, वो सामान चुराते हैं और फिर वो वापस गजा के लोगों को बेचते हैं। तो इस तरह से राहत सामग्री से हमास फायदा उठा रहा है, ये उनका कहना है। हाँ जी, उनका आरोप है। इसी बैठक में संयुक्त राष्ट्र के लिए फलस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर भी शामिल थे। उन्होंने कहा, We warned since the first days of the Israeli assault फलस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर कह रहे हैं, इस्राएली हमलों की शुरुआती दिनों से ही हम कह रहे हैं कि उसका इरादा फलस्तीनी लोगों को जबरन यहाँ से निकालकर फलस्तीनी इलाके पर कब्जा करना है। उत्तरी गजा में हम वही देख रहे हैं। लगभग 4 लाख फलस्तीनियों को बेघर करके रखा गया है। यहाँ बम बरस रहे हैं, लोग भूख से तड़प रहे हैं। उनके पास यहीं रहकर हमलों या भूख से मरने के सिवा कोई और विकल्प है ही नहीं और दूसरा विकल्प यही है कि मौत का सामना करना।
तो सुमिरन, इसराइल और गजा में जो मानवीय संकट गहरा रहा है उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ रही है और ये कोशिश की जा रही है कि गजा में जल्द से जल्द अधिक से अधिक मात्रा में राहत सामग्री पहुंचाई जाए। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के दूसरी खबर की तरफ। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchehindy.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मानसी, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे खबर की तरफ। पिछले कुछ वक्त से भारत और कनाडा के बीच संबंध लगातार चर्चा में हैं। रिश्तों में तल्खी है। दोनों देशों के बीच यही हफ्ता भी बहुत तनाव भरा रहा और बीती रात मामला फिर गरमाया जब भारत की एक समाचार एजेंसी ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को स्वीकार किया कि जब उन्होंने पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर, खालिस्तानी नेता हैं, उनकी हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था, तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी, ठोस सबूत नहीं था। लेकिन मानसी, उन्होंने ये भी कहा, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये भी कहा कि भारत ने कनाडा की संप्रभुता में हद से ज्यादा हस्तक्षेप करके भयानक गलती की है। ट्रूडो ने विदेशी हस्तक्षेप की जांच के दौरान कहा कि वे सिख अलगाववादी और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन वे अपने देश के हितों के लिए खड़े रहेंगे। ट्रूडो ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत इसमें शामिल था और सरकार को उस चीज के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है जिससे उन्होंने संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया है। I was briefed on the fact that there was intelligence. जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं, मुझे इन तथ्यों के बारे में जानकारी दी गई कि कनाडा की इंटेलिजेंस और संभवतः फाइव आइज सहयोगियों से खुफिया जानकारी मिली थी, जिससे ये काफी से स्पष्ट हो गया था कि भारत इस हत्या में शामिल था। यानी भारत सरकार के एजेंट एक कनाडाई नागरिक की हत्या में शामिल थे। ये चीज तो हम गंभीरता से ही लेंगे। किसी लोकतांत्रिक देश में किसी और देश में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को अंजाम देना और हत्या के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन अगर भारत ने किया है तो ये एक बड़ी गलती है। तो हमारे पास ये विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। तो ये थे जस्टिन ट्रूडो के शब्द और अब भारत का भी जवाब आ गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत को लेकर दिए गए बयान पर अब विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि आज हमने जो सुना है वो इस बात की पुष्टि करता है जो हम लगातार कहते आ रहे हैं। कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ लगाए गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है और ये जितने भी आरोप हैं ये बेबुनियाद है और इसके पीछे राजनीति है। उसके पीछे एक राजनीतिक मंशा भी है जो आप जानते हैं। G20 के दौरान से अब तक मैंने कहा, जो हम लोग अपने प्रेस व्यक्तित्व में भी कहा है कि कनाडा जो है हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाता आ रहा है, लेकिन आज तक किसी प्रकार का एक खर भी जो कहते हैं वो उस प्रकार का कोई सबूत आज तक उन्होंने नहीं दिया है। देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में और पिछले साल और उससे पहले भी किस प्रकार की गतिविधियां वहाँ पर कई एक शहरों में चलती है। हमारे लीडरशिप को लेके वहाँ पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ चलती है और जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम लोग वहाँ के सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये अलगाववादी ताकत, ये वायलेंस जो हमारे खिलाफ है, इसको बढ़ावा नहीं दिया सकता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो मानसी, रणधीर जायसवाल ने ये कहा कि जब कोई इल्ज़ाम कनाडा लगाता है तो सबूत नहीं लेकर आता है और जब भारत अपने कंसर्न्स लेकर कनाडा के पास जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं करता है। और उन्होंने कहा कि कनाडा भारत के लिए जितने भी चिंताजनक विषय हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि कनाडा से कुछ अपराधियों के प्रत्यर्पण की मांग है, जिसमें बिश्नोई गैंग या अन्य गैंग के सदस्य भी शामिल हैं। तो कई ऐसे मामले हैं जो लंबित हैं और उन्होंने बताया कि कितने भगोड़े हैं, कितने अपराधी हैं जिसकी मांग उन्होंने रखी है कि उनका प्रत्यर्पण हो, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल मानसी, भारत और कनाडा के संबंधों में पिछले साल से ही तनातनी देखने को मिल रही है। ये मामला जो 2023 में शुरू हुआ था वो आज भी बढ़ता नजर आ रहा है दोनों देशों के बीच। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। कार्यक्रम में आगे
तो आज के फैसले में 4 जजेस ने जो सेंटर की बात मानी, उन्होंने कहा कि हाँ ये असंवैधानिक नहीं है। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि बाकी और राज्यों में भी आपकी इमिग्रेशन की इश्यूज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को रखा बरकरार। और मानसी, अब बात कर लेते हैं भारत के बिहार की। और बिहार के सिवान और सारण जिले में जहरीली शराब की वजह से 24 लोगों की मौत हुई है। बिहार के सिवान और सारण जिले में बुधवार को जहरीली शराब की वजह से अब कई लोग अस्पताल में भी भर्ती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले में चल रही उच्च स्तरीय जांच की समीक्षा की है। वहीं नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों से शराब का सेवन ना करने की भी अपील की है। जी, और समीक्षा के बाद नीतीश कुमार ने शराब रोकने, उत्पादन और इसके निबंधन विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वो घटनास्थल पर जाएं, स्थिति की जानकारी लें और इस पूरे मामले की जांच करें। मौतों के बारे में जानकारी देते हुए बिहार के डीजीपी आलोक राज ने बताया कि जहरीली शराब पीने के कारण 24 मौतों की पुष्टि हुई है। सिवान जिले में 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि सारण जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। मानसी, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2016 में ही शराबबंदी कानून लागू किया था। लेकिन सुमिरन, इसके बावजूद भी बिहार से इस तरह की घटनाएं जो है, इनकी खबरें आती रहती हैं। जी, तो इस तरह की घटनाओं के बारे में और आज जो खबरें आ रही हैं उन सब के बारे में और आज की जो घटनाएं उसके अपडेट्स के बारे में हमने जानने की कोशिश की बीबीसी संवाददाता सीटू तिवारी से। देखिए, इस मामले में जो बिहार के डीजीपी हैं आलोक राज, उन्होंने जो एक बयान जारी किया है मीडिया में, उसके मुताबिक 24 लोगों की मौत जो है वो हुई है। 20 उसमें से सिवान से हैं और 4 जो हैं वो सारण से हैं। सिवान की अगर बात करें तो सिवान के डीएम से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि 63 लोग जो हैं कुल अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिसमें 30 लोग जो है वो ठीक हो गए, 13 लोग जो है वो क्रिटिकल हैं, उनको बड़े अस्पतालों में रेफर किया गया और 20 लोगों की मौत हो गई। जब हमने डीएम सिवान से बात की कि आखिर जहरीली शराब जो है वो कैसे उपलब्धता उसकी है और कैसे गांव के अलग अलग हिस्सों में मिल रही है, जिसकी बात हमसे ग्राउंड पर लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया। देखिए, अभी जो वर्तमान में जो घटना घटी है उसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और लगातार कार्रवाई हो रही है। आप लोग अवगत हैं कि काफ़ी संख्या में गिरफ्तारी भी हुई है। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज का भी पता लगा लिया गया है। पुलिस कप्तान के नेतृत्व में हमारी सारी पुलिस विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ की जा रही है। तो वर्तमान में जो चैलेंज है उससे हम लोग बिल्कुल निपट रहे हैं और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। वहीं अगर हम सारण से देखें तो सारण में 31 लोग जो हैं वो अस्पतालों में भर्ती हुए थे, जिसमें 12 तो घर अपने लौट गए हैं इलाज के बाद, लेकिन 19 लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे, जिसमें से 5 की डेथ जो है वो हो गई है। तो अभी तक यही है, लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। सारण की बात करें तो वहाँ पर 8 नामजद अभियुक्त जो एफआईआर हुई है उसमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पुलिस जो है वो जगह जगह छापेमारी करके गिरफ्तारी कर रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। लेकिन इस बीच जो परिवार वाले हैं वो बहुत परेशान हैं। जब हम आज उनसे ग्राउंड पर जाकर मिले, मैं सिवान में गई थी, तो सिवान में मैं दक्षिण सागर सुल्तानपुर पंचायत गई थी। ये भगवानपुर ब्लॉक में पड़ता है, जो अफेक्टेड या प्रभावित इलाका है। वहाँ पर जब मैं गई थी तो वो बताते हैं कि वो उनके परिजन जो है वो रोज शराब पी करके आते थे और इसी तरीके से गांव के किसी एक कोने में वहां पर शराब जो है वो मिलती थी। 50 रुपए के छोटे छोटे 100 ml के पाउचेस जो है वो जो हम सफेद पन्नी में देखते हैं, वो बंधे हुए, बकायदा बंधे हुए, गांठ मारे हुए मिलते थे। लोग जो है, जो मिसेज हैं, जो बच्चियां हैं घर की, वो लगातार विरोध करती थी, लेकिन उस विरोध से इतर ये लोग मानते नहीं थे और लगातार जो है वो शराब पीते थे। तो शराब मिलना भी दरअसल एक बड़ा सवाल है प्रशासन पर, क्योंकि नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है, वो शराबबंदी का सवाल या शराबबंदी की बात जो है वो कहते रहे हैं, लेकिन गांव गांव में शराब मिलती है और इसी की वजह से आप बिहार में छोटे छोटे इंटरवल्स में इस तरीके की घटनाएं जो है वो सामने देखती हैं। दक्षिण सागर सुल्तानपुर में मोहन शाह जी के परिवार से बात की। मोहन शाह जी जो है, उनकी बुधवार की सुबह 3 बजे उनको बेचैनी महसूस हुई और उनको आंख से दिखना बंद हो गया। उनकी पत्नी शकुंतला देवी से हमने बात की, जिन्होंने ये बताया। दारू सांझ के गइलन, दारू पी लेलन, पी के चलेलन, चल के सुत गइलन,
भोरे उठ ले। उन्होंने बताया कि ये लोग बाइक से उनको कन्हौली नाम की एक जगह लेके गए, फिर वहाँ उन्होंने गाड़ी की और गाड़ी करके ये लोग अस्पताल में लेकर के गए, लेकिन वहाँ से उनको रेफर कर दिया गया और 12 बजे जो है वो पटना जाते जाते उनका देहांत हो गया। ये जो शकुंतला देवी का अकाउंट है वो यही है कि ये रोज शराब पी करके आते थे, मछली का व्यापार करते थे, उससे जो कमाई होती थी शराब पी करके आते थे। तो छोटे छोटे इस तरह की घटनाएं जो हैं वो बहुत आम होती जा रही हैं। जो हमारे सरकार जो है वो एक टर्म पूरा सिर्फ शराबबंदी पर ही जीतती रही है। नीतीश कुमार का अगर आप प्रोफाइल देखें तो उसमें जीविका दीदियां ने एक बड़ी डिमांड की थी कि हमें शराब से मुक्ति चाहिए, और उसमें नीतीश कुमार ने शराबबंदी भी की। लेकिन शराब अगर मिल रही है या नशे में अगर लोग डूबे हैं तो ये बड़ा सवाल है सरकार पर। तो अपडेट्स आपको बता रही थी C2 तिवारी, BBC संवाददाता। और मानसी, आज सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता कानून 1955 की धारा 6A को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से फैसला दिया और इस धारा की संवैधानिकता को बरकरार रखा। असम समझौते के तहत सुमिरन नागरिकता कानून में ये सेक्शन जोड़ा गया था। ये मामला क्या है? धारा 6A क्या है नागरिकता कानून का? इसे लेकर क्या विवाद था? ये मामला कोर्ट में क्यों था? ये समझने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की कानून मामलों के जानकार BBC संवाददाता उमंग पोद्दार से। जी, तो ये धारा जो है वो 1985 में लाई गई थी, जब बांग्लादेश वॉर हुआ 71 में, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली। तो उस समय के दौरान काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लक्स था बांग्लादेश से इंडिया में लोगों का, तो उसमें असम भी एक राज्य था जिसमें काफ़ी इन्फ्लक्स था। तो उसके बाद एक बहुत लंबा 6 सालों का एजिटेशन शुरू हुआ। वहाँ के स्टूडेंट यूनियंस ने और भी कई संगठनों ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो असम के अपने नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं या जो वहाँ के पहले से रहने वाले लोग हैं, उनकी जनसंख्या कम हो रही है, उनका वहाँ पे कल्चरल इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए वो चाह रहे थे कि ये चीज़ रुक जाए। तो उसमें 1985 में राजीव गांधी की जो सरकार थी और जो स्टूडेंट यूनियन से उनके बीच समझौता हुआ था, जिसमें एक डेट तय हुई थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब कि अगर आपके परदादा परदादी या माता पिता में से किसी का भी जन्म अविभाजित भारत, पार्टीशन के पहले वाले भारत में हुआ हो, और फिर आप भारत आ रहे हो बांग्लादेश से, तब अगर आप 1966 के पहले आए तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की। अगर आप 66 से 25 मार्च 1971 के पहले आए तब भी आपको सिटीजनशिप मिलेगी, पर आपको 10 साल बाद वोटिंग राइट्स मिलेंगे। क्योंकि इसी समय बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस अपनी घोषित की थी, तो वो था कि उसके पहले जो आ गए हैं बांग्लादेश से इंडिया, उनको भी मौका मिलेगा कि वो इंडियन सिटीजन्स बन जाएं। बस उनका एक कंडीशन था, जब उनको सिटीजनशिप मिले उससे 10 सालों बाद उनको वोटिंग राइट मिलेगा, और अगर आप 25 मार्च 1971 के बाद आए हों तो आपको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये वाला जो उन्होंने 1985 में ये चेंज लाया गया था कानून में, और 2009 में यही जो चेंज है ये चैलेंज हुआ था। एक याचिका दर्ज हुई थी 2009 में, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो आपने स्पेशल प्रोविजन लाए हैं ये सिर्फ असम के लिए लाया गया है। तो उनका कहना था कि ये वाली जो चीज़ है ये असंवैधानिक है, और उन्होंने कई जो कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी सारे प्रोविजंस है, सिटीजनशिप पे, डिस्क्रिमिनेशन पे, कल्चरल राइट्स पे, कहा था कि हमें ये सब इफेक्ट करता है। क्योंकि सिटीजनशिप का उन्होंने कहा कि आपकी पाकिस्तान से अगर कोई आए तो उसके लिए अलग रूल्स हैं, पर आपने इसके लिए अलग रूल्स बनाए हैं। बाकी उन्होंने कहा कि सिर्फ असम के लिए अलग एक ही राज्य में ये वाला स्पेशल डेट लागू है, बाकी कहीं पे ये लागू नहीं है। जबकि बाकी भी और जो बॉर्डर पे राज्य हैं जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा, और उसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो वहाँ के जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है, उनका कल्चर इम्पैक्ट हो रहा है। तो उसके कारण जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका ये भी राइट है कि आप अपने जो कल्चर है उसको फॉलो कर सकते हैं, ये उसके भी खिलाफ जा रहा है। तो उन्होंने ये सारे तर्क रखे थे, और ये 2009 से चलता आ रहा था, और याचिकाएं दायर हुई। फिर ये 2 जज बेंच के पास था पहले, फिर बढ़ते बढ़ते 5 जज के बेंच के पास आया, और उसका जो आज फैसला आया तो उसमें एक जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो सारे 20 में रिस्पोंडेंट्स थे। तो केंद्र सरकार ने इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सोच समझ के कानून बनाया था उस समय की स्थिति को देखते हुए, तो ये कानून जो है वो असंवैधानिक नहीं है। तो आज के फैसले में 4 जजेस ने जो सेंटर की बात मानी, उन्होंने कहा कि हाँ ये असंवैधानिक नहीं है। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि बाकी और राज्यों में भी आपकी इमिग्रेशन के इश्यूज हैं। तो बेसिकली उनका ये कहना था कि असम जो है वो एक अलग सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा इससे अफेक्ट हुआ था। और उन्होंने और भी बाकी सारी चीज़ें देखी, उस समय का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखा, और कहा कि कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के लिए भी ज़रूरी था कि लोग आए तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि आप बाहर जाएँ, और कुछ थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए भी, क्योंकि उस समय बांग्लादेश वॉर जब शुरू हो रहा था तो उसके पहले जो लोग आए हैं वो इंडिया आना चाहते थे। तो उसमें उन्होंने बोला कि जो सरकार ने जो कानून बनाया है वो कानून सही है,
उसके बाद उन्होंने एक चीज़ कही आज, जो उन्होंने कहा कि ये कानून भले ही सही है पर अभी आज के दिन भी जो इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है वो ख़त्म नहीं होने पाई है। उन्होंने कहा कि जो नियम है कि आपके फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स होने चाहिए और आपको इतने दिनों में डिटेक्ट करना है कि कोई फॉरेनर है या नहीं, तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ अभी जो है वो पूरी सरकार पर है, तो उसको ढंग से लागू करने के लिए चीफ जस्टिस को उन्होंने कहा है कि वो एक अलग से बेंच बना सकते हैं ताकि वो उसको मॉनिटर कर सके। तो अगर देखा जाए तो कुछ आज की जजमेंट से ये चीज़ें जो है वो पहले भी होती आ रही थी कि जो सरकार का कानून था वो सरकार तो उसको फॉलो कर रहा था, बस अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच की मोहर लग गई है इस पर और उन्होंने कहा है कि ये असंवैधानिक नहीं है। लेकिन उमंग, जो आदेश है उसमें एक जज की राय अलग थी, उसका क्या असर पड़ेगा? तो एक जो जज थे जस्टिस JB पार्डीवाला, उनका ये कहना था कि जब उस समय लाया गया ये कानून तो भले ही सोच समझ के लाया गया हो, पर अब जब हम देख रहे हैं तो इस कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है। तो उनका ये कहना था कि आज के बाद से, मतलब आज जब जजमेंट आया उसके बाद से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाए। अभी तक जिन्होंने इसका लाभ उठा लिया है वो ठीक है, पर आगे से कोई इसका लाभ ना उठा पाए। पर क्योंकि उनका वो सिर्फ एक जज है जिन्होंने कहा और 4 जजेस जो हैं उनका अलग ओपिनियन था जो मेजॉरिटी ओपिनियन है, तो इसलिए लीगली अभी तो इस ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जो सरकार फॉलो करेगी वो 4 जजेस का जो ओपिनियन है वही फॉलो करेगी। नागरिकता कानून की धारा 6A को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी दे रहे थे BBC संवाददाता उमंग पोद्दार। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें सुनने का शुक्रिया। आपसे अगली मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट के साथ। आज कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। मुझे और सुमिरन को दे इजाजत। नमस्कार।